बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज से हमने अपने लेक्चर्स को, जो कि एक लेंथी फॉर्म में लेक्चर था हमारा वीडियो लेक्चर, उसको आज से हमने डेज़ में स्प्लिट कर लिया है और उस हवाले से आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ये हमारा डे 1 कंसीडर होगा। तो आइए अपने डे 1 के लेक्चर में आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि बायो मीन्स लाइफ एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीसीज़ एंड अमंग स्पीसीज़। ठीक है, वैरायटी विद इन स्पीसीज़। ठीक है, वैरायटी का मतलब यानी जो चेंजेस आएंगी विद इन स्पीसीज़। स्पीसीज़ का मतलब क्या है, इसकी प्रॉपर आगे डेफिनेशन आएगी। स्पीसीज़ की डेफिनेशन कुछ इस तरह आएगी: अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड फर्टाइल देयर ऑफस्प्रिंग, और रिप्रोडक्शन के बाद उनके ऑफस्प्रिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी एक स्पीसी कहलाती है और प्लूरल फॉर्म में हम उसे स्पीसीज़ कहते हैं। तो उन आने वाली जो स्पीसीज़ हैं उनके अंदर जो चेंजेस आएंगी, वैराइटीज़, एक तो उनकी बात की जा रही है, एंड अमंग स्पीसीज़। अमंग का मतलब जितनी भी होंगी ओवरऑल वो और उनसे आगे आने वाली। तो ये हमारे पास वर्ड हो गया डाइवर्सिटी। अब इन्हीं की जो ज़िंदगी है, इन्हीं की जो लाइफ है, उसकी डिस्कशन हम जिस ब्रांच में करते हैं बायोलॉजी की, उसको हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा, अगर बात बायोडाइवर्सिटी की जाए तो हमारे सिलेबस के मुताबिक हमें 2 वर्ड्स यहाँ पे प्रॉपरली डिफ़ाइन किए गए हैं। द फर्स्ट इज़ फ्लोरा एंड द सेकंड इज़ फोना। द सेकंड इज़ फोना। बेटा, फ्लोरा का मतलब क्या होता है? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, और फोना का मतलब होता है एनिमल्स। ये आपके एमसीक्यूज भी हैं। फ्लोरा मीन्स डैश, आपने इसको याद करना है, इट मीन्स प्लांट्स, और फोना मीन्स एनिमल्स। यानी अगर आप फ्लोरा की डिस्कशन करते हैं तो वो कहलाएगा प्लांट्स और फोना की डिस्कशन एनिमल्स। तो इसी हवाले से इस चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और कैसे उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है जी, और इसी हवाले से यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन भी है जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, जिसको हम रीड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह समझेंगे भी। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा, कम या टेम्परेट अमाउंट में, यानी इक्वल अमाउंट में या एवरेज अमाउंट में पड़ी हुई है। तो सबसे पहले ये बात की जाती है कि प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये तो हमें पता है कि ज़मीन के ऊपर ये पाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रॉफिक लेवल्स पर भी पाए जाते हैं, और ये आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि ट्रॉफिक लेवल्स पर ये रिचेस्ट अमाउंट में पाए जाते हैं। रिचेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कसरत में या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में। ठीक है जी, और फ्यूअर इन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में ये बहुत लेसर, फ्यूअर्स का मतलब होता है लेसर, यानी कम अमाउंट में पाए जाते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे डिफरेंट रीजन्स में प्लांट्स और उसके अलावा एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और इन्हीं की डिस्कशन जो है वो हमने यहाँ पर करनी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। At least 10 million kinds of organisms inhabit the earth, but less than 1/3 of these have been studied and catalogued, put in record by biologists. कहने का मकसद ये है कि 10 मिलियंस काइंड मतलब किस्म के ऑर्गेनिज़म जो हैं वो दुनिया पर हैं, लेकिन सिर्फ उसका 1/3 जो है उसका डाटा, उसका रिकॉर्ड सिर्फ बायोलॉजिस्ट के पास है। Diversity among the Earth's organism is more obvious than the fundamental unity of life. और ज़मीन के ऊपर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके बारे में हमें ऑब्वियस डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं।
ठीक है जी। वी सी दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स शेयर मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत से ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ ह्यूमन ऑर्गेनिज़म की बात करें या ह्यूमन स्पीसी एज अ स्पीसी की बात करें, तो ह्यूमंस के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, सेम हैं और सेम ही शेयर हो रही हैं। जैसे मेरे में और आने वाली जितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं, जिनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, वैसे, ठीक है जी। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर, अब जो मेजर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज़ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है विदाउट न्यूक्लियस, ऐसे जानदार जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, या ऐसे जानदार जो न्यूक्लियस से पहले पैदा हुए थे, या यूं कह लीजिए कि उनमें न्यूक्लियस है ही नहीं, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और बेटा आपने याद रखना है, इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया आता है, ठीक है। आगे हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वहाँ पर। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स के बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे फंजाई आ जाते हैं, देन प्लांट्स एंड द लास्ट एनिमल्स। तो ये 5 तरह के हमारे पास ग्रुप्स हैं, कह लीजिए एक हिसाब से, जिसमें हर तरह के ऑर्गेनिजम्स को या हर तरह के ऑर्गेनिज़म को रखा गया है। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो डिसिमिलरिटीज़ हैं, यूँ कह लीजिए, या डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल आल्सो सी हाउ आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड एंड नेम्ड एंड व्हाट आर द कंसर्न्स विद द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया, मतलब उसकी क्लासिफिकेशन की गई है। ऑर्गेनिजम्स को हमने ग्रुप और सब ग्रुप्स में रखा हुआ है। हमसे मुराद के पहले जो साइंटिस्ट हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स ही थे, उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से, और ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। The term biodiversity has been derived from bio and diversity। इधर बेटा derived का मतलब होता है उखस करना, ठीक है जी। बायो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, लाइफ, और वैरायटी का मतलब, सॉरी, डाइवर्सिटी का मतलब आगे लिखा हुआ है कि डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीसीज एंड अमंग स्पीसीज। ठीक हो गया, यहाँ तक ये आपकी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। आगे आप वैसे सुन लीजिए, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं या डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ को हम मेजर करते हैं, और इन्हीं मेजरमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, फौना इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। अब प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे बेटा, वो स्पेसिफिक रीजन में पाए जाएंगे, स्पेसिफिक इलाकों में। और वो इलाके किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, आगे देखिए, क्लाइमेट, आबहवा, अल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज़, यानी दूसरी स्पीसीज़ का होना उसके लिए ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं कि अभी हम अगर बात रूरल या अर्बन एरियाज़ की करें, तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स इजीली रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह की ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ में भी लाते हैं। जिस तरह आप देख लीजिए, हमें यहाँ पे चिकन अवेलेबल है, मीट, हर किस्म का हमें यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अगर हम रेगिस्तान में, डेजर्ट वाली साइड पे चले जाएं, तो हम वहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें अदर स्पीसीज़ जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। तो जिधर क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, सॉइल, ये तमाम तर चीज़ें, सॉइल, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमें मिलेंगी, तब ही हम वहाँ पर इजीली रह सकेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ, मैंने अभी यहाँ पे लिखा प्रेजेंट ऑन अर्थ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सिर्फ मैंने ये लिखा हो कि ओनली प्रेजेंट ऑन अर्थ। मैंने लिखा प्रेजेंट ऑन अर्थ, के ज़मीन पर पाए जाते हैं। फिर मैंने नीचे डिफरेंट और भी प्लेसेस के बारे में बताया। ऐसे ही उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है, इट इज़ रिचेस्ट इन दी ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक्स लेवल पे ये रिचेस्ट यानी अमाउंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। टेम्परेट रीजन्स आल्सो हैव मैनी स्पीसीज वाइल देयर आर फ्यूअर स्पीसीज इन दी पोलर रीजन्स। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन
अर्थ टुडे इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। यानी एवोल्यूशन के तकरीबन वो कह रहे हैं कि 4 बिलियन ईयर्स जो हैं तब, यानी आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले जो है कहा जाता है कि ज़मीन के ऊपर जो थी वो बायोडाइवर्सिटी फाउंड हुई थी। लेकिन बेटा ये बात याद रखिएगा, ये हम साइंटिफिकली मेथड से बात डिस्कस कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले ह्यूमन बींग्स थे भी कि नहीं, क्योंकि अभी जो हम एक थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं पहले ही उसके बारे में आपको कुछ बता दूँ ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि साइंस के मुताबिक अगर बात की जाए कि लाइफ की एग्जिस्टेंस कैसे हुई या लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, तो साइंस के मुताबिक लाइफ स्टार्ट हुई एक बैक्टीरिया से, और वही बैक्टीरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट में मूव करता रहा और एक वक्त के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो गया। ये बेटा साइंटिफिक नॉलेज है जिसके हिसाब से एक थ्योरी है जो अभी इधर आफ्टर 1 to 2 लाइन्स ये डिस्कस होने वाली है, यहाँ पर ये लिखी हुई है। लेकिन ये याद रखिएगा कि कभी भी आपने साइंस को इस्लाम के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हमें ये पता है और हम ये मानते भी हैं और हमारा ये ईमान भी है कि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और वो एक अलग प्रोसीजरिंग है जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन क्योंकि अभी हम साइंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उसके एस्पेक्ट्स, उसकी जो साइंस की ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि साइंस ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, इन चीज़ों पर चलती है। जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में ये बातें डिस्कस मैंने आपके साथ की थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो आपने साइंस को इस्लाम के साथ कंपेयर नहीं करना, साइंस को साइंस की हद तक रखना है और उसको उसी लेवल पर आपने समझना है। तो आइए इस थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। देखिए यहाँ पे उसने ये राइट कर दिया है कि साइंस को भी नहीं पता कि असल में जो लाइफ है उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है जी। दो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब पहले 4 बिलियन ईयर्स की बात की गई कि एवोल्यूशन यानी ज़िंदगी स्टार्ट हुई, और यहाँ पे कुछ एविडेंस जो मिले साइंटिफिकली, उन एविडेंस की बेस पर यह कहा गया कि नीली 600 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 600 मिलियन ईयर्स पहले एक जो बैक्टीरिया था, एक सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनी का मतलब एक होता है, सेलुलर यानी सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, उनकी बेस पर जो है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई। बहरहाल आप इसको सुनिए, इसको समझिए और इसको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करिए और इसी लेवल तक रखिए। अब हम आगे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हमने यहाँ पर फिल वक्त एनिमल्स और प्लांट्स की बात डिस्कस करनी है, तो इन्हीं से रेलिवेंट जो है वो हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंस की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन, यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमंस को, यानी ह्यूमन को क्या प्रोवाइड करती है, फूड, खाना। इसके अलावा बात स्टार्ट हो रही है प्लांट्स की, तो देखिए प्लांट से आपको पता है हमें ड्रग्स अवेलेबल होते हैं या हमें ड्रग्स मिलते हैं, ठीक है जी। ड्रग्स 2 तरह के होते हैं, एक मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं और एक एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं। मेडिसिनल जो मेडिसिन्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमें प्लांट से, कह लीजिए ट्रीज़ वगैरह से, उनकी बात हो रही है, हमें कुछ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में लाई जाती हैं और उनको यूज़ किया जाता है और न्यू से न्यू प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। जैसे हमें प्लांट से कह लीजिए या ट्रीज से कह लीजिए स्पेसिफिकली हमें रेजिन्स मिलती हैं, गम्स मिलती हैं, एडिसिव्स मिलती हैं एंड स्पेसिफिकली ऑयल, ठीक है जी। आपने सुना होगा कि प्लांट्स के अंदर सीड्स होते हैं, उन्हीं सीड्स में से ऑयल निकाला जाता है। अब ट्रीज़ होंगे तभी तो उन ट्रीज़ के जो यूनिट्स हैं वो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स होंगे तभी तो वो, जाहिरी सी बात है, उन प्लांट्स की जब रिप्रोडक्शन होगी तो उनके अंदर से सीड्स जनरेट होंगे और उन्हीं सीड्स से फिर हम क्या निकालेंगे, ऑयल निकालेंगे, ठीक है जी। इस तरह ये वो तमाम तर प्रोडक्ट्स हैं जो कि ईज़िली हमें जो है वो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और नो डाउट ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो, जाहिरी सी बात है, ये सारी प्रोडक्ट मोस्टली जो हैं वो कौन यूज़ करते हैं, ह्यूमन सिर्फ बायोडाइवर्सिटी से फूड ही नहीं लेते, बल्कि जो ड्रग्स तैयार होंगे, मेडिसिन्स, वो ह्यूमन बीइंग ही इस्तेमाल करेंगे मोस्टली,
जैसा आप जानते हैं। इसके अलावा ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं इनको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ किया जाता है और इनसे न्यूली प्रोडक्ट्स क्रिएट करवाई जाती हैं। और भी 3-4 नाम बुक में मेंशन किए हैं, वो अभी हम रीडिंग में कवर कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड एटसेट्रा लगा दिया, एटसेट्रा। ठीक है जी। आइए पेज नंबर 32 पे डायग्राम्स के नीचे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस, फूड फॉर ह्यूमंस, सॉरी मैं यहाँ पे एस लगाना भूल गया था। ठीक है जी। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव्ड ओखस करना, ड्रग्स मैंने आपको बता दिए। सिग्निफिकेंट यानी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसे, या ठीक है जी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। अ वाइड रेंज, वाइड कहते हैं बहुत ज़्यादा या बड़े पैमाने पे, रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, डैट इज़ बिल्डिंग मटेरियल्स आ जाते हैं, फाइबर्स हैं, डाइज हैं, रेजिन्स हैं, गम्स हैं, एडिसिव्स हैं, रबर, ऑयल, ये तमाम तर चीज़ें ड्राइव की जाती हैं डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ठीक हो गया जी। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। बेटा अब ये मेंटेनिंग और क्या कहते हैं मेकिंग का क्या मतलब है इकोसिस्टम में। देखिए अगर प्लांट्स मौजूद हैं, ट्रीज़ मौजूद हैं, तो ट्रीज़ बहुत एक स्पेसिफिक पॉइंट से आपके इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, वो इवेपोरेशन का प्रोसेस करते हैं। इवेपोरेशन से बहुत सा जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाते हैं, जिस वजह से जो सराउंडिंग एरिया होता है ट्रीज़ के वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो एक हिसाब से हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ट्रीज़ का या प्लांट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर्स बन के ऊपर जाएंगे, तो यही वाटर वेपर्स जो हैं इन फ्यूचर क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगी और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद रेन होगी। तो एक हिसाब से प्लांट्स या कह लीजिए ट्रीज़ जो हैं ये रेन फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं, या कह लीजिए कि ये रेन फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है जी। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। ठीक है जी। बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल्स। ठीक है जी। फर्टाइल का मतलब ज़रखेज़ मिट्टी होती है और उसके अलावा बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिसाइकल होते हैं। रिसाइकलिंग का प्रोसेस आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, ज़ाहिर सी बात है आपने 8th क्लास में भी ये डिस्कस किया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, विच इज़ क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है जी। अब क्लासिफिकेशन से मुराद यहाँ पर क्या है कि अब आपने ये देखा कि दुनिया में कितने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो इन सारे ऑर्गेनिज़म्स को बायोलॉजिस्ट ने कैसे स्टडी किया, वो क्या मेथड था जिसको यूटिलाइज़ करके जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, या कह लीजिए कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी किया और जो रह गए हैं उन्हें वो कैसे स्टडी करेंगे। तो बेटा उसके लिए इन्होंने बायोलॉजी की एक और ब्रांच का इस्तेमाल किया जिसके बारे में मैंने वैसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 बातें मज़ीद आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये बात प्रॉपरली समझ आ जाए। देखिए आपको पता है कि जो लाइफ है वो अगर हम बात करें अर्थ की, तो ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन के ऊपर ऑन लैंड हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनमें एनिमल्स भी आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ सिर्फ अर्थ पे लैंड पे एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा आप देख लीजिए कि एयर में भी एग्जिस्ट करती है, बहुत सी बर्ड्स वगैरह जो हैं वो फ्लाई करती हैं हवा में। इसके अलावा आपने एक्वेटिक लाइफ भी देखी है, पानी जिसको आबी हयात कहा जाता है। तो बेटा आबी हयात यानी जो पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो भी ज़ाहिरी सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो वो भी रहते हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन ऑर्गेनिज़म्स की इतनी ज़्यादा है कि इन्हें बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ये नहीं कि बहुत जल्दी रीड करके इनकी डिस्कशन स्टार्ट करके इनके बारे में हमें बता दें। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, चाहे वो एक्वेटिक लाइफ के हैं, लैंड के हैं, एयर के हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ आपस में सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ ना कुछ आपस में डिससिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ का मतलब कि इनमें कुछ चीज़ें मैच करती हैं और डिससिमिलरिटीज़ का मतलब है कि बहुत सी चीज़ें मैच नहीं भी करती। तो इसलिए जो बायोलॉजिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आपस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते थे और जो डिसमैच थी यानी जो डिससिमिलर थी, उस बेस पे ऑर्गेनिज़म्स को
जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अपनी ईजीनेस के लिए। तो जब उन्होंने इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया तो इसको एक ब्रांच का नाम दिया गया विच इज़ कॉल्ड टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या वर्ड है? टेक्सोनोमी। तो बेटा असल में जो वर्ड टेक्सोनोमी है, टेक्सोनोमी वो ये है कि डिवाइडेड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया गया और एक ब्रांच बनाई गई जिसे हमने क्या नाम दिया? टेक्सोनोमी। और उसकी रीज़न क्या थी वो मैंने नीचे मेंशन किया। रीज़न ये है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स। ईच ऑर्गेनिज़म यानी हर ऑर्गेनिज़म, हर जानदार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं कह लीजिए, वो रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अब आप यहाँ पे अगर पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, खसूसियात की, तो आप यहाँ पे वर्ड डिसिमिलरिटीज़ भी लिख सकते हैं। डिसिमिलरिटीज़ यानी जो चीज़ें उनमें मैच नहीं करती वो भी, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये वर्ड हम इसको प्रोवाइड करते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड डिवाइडेड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, यानी जब ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा तो असल में ये कहेंगे कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, यानी उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम जो नाम देते हैं वो क्या है? टेक्सोनोमी। ठीक हो गया जी। और टेक्सोनोमी में हम ये देखते हैं कि हमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो ऑर्गेनिज़म सिंपल फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, यानी एक बैक्टीरिया से स्टार्ट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक जाते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स तक। ठीक है। अब इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एयर में, कुछ वाटर में, इस तरह वो डिफरेंट टू डिफरेंट होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ठीक है जी। और इसको हमने अभी तक डिस्कस कर लिया एक ब्रांच को विच इज़ टेक्सोनोमी। आइए इसको इतना रीड करते हैं फिर आगे मूव करते हैं। देर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो चीज़ें उनमें मैच नहीं करती, एक लार्ज कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की, फाउंड ऑन अर्थ, जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट एंड देर आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल टाइप एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ, यानी इतनी कंसंट्रेशन में बायोलॉजिस्ट को जो है वो ऑर्गेनिजम्स का पता है, और ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जिनका बायोलॉजिस्ट को पता है, और इससे कहीं ज़्यादा कंसंट्रेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी दुनिया में अवेलेबल हैं जिनको अभी डिस्कवर नहीं किया गया, और उनकी डिस्कवरी जो है वो अभी कंटिन्यूस फॉर्म में है। देयर रेंज इज़ complexity फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स, वही बात कि छोटे बैक्टीरिया से एक बड़े ह्यूमन बीइंग तक इनकी बात की जाती है। सम ऑफ देम लिव इन सी, कुछ पानी में रहते हैं, समंदर वगैरह में। सम ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। क्या करते हैं? सम वॉक, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, और कुछ जो हैं वो अभी स्टेशनरी हैं। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर कोई अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जो है वो कंटिन्यू करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गेटिंग फूड, खाना खाता है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अनफेवरेबल यानी ऐसी कंडीशंस जिसमें वो नहीं रह सकता, वो अपने आप को उससे दूर रखता है, अवॉइड करता है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, जगह ढूंढता है जहाँ पे वो रह सके। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि न्यू ऑर्गेनिजम्स जनरेट हो सकें। When there are so much diverse kind of organisms, जब बहुत ज़्यादा organisms होंगे, it become difficult to learn about the characteristics of each, तो हर एक की डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। To study such a large collection, biologists classify the organisms into group and subgroups, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि इसको कन्वीनियंट करने के लिए अपने लिए उन्होंने इनको ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम एंड दे नीड अ सिस्टम, अ प्रॉपर सिस्टम, और वो उन्होंने आगे मेंशन किया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच द बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो आइए एम देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो उस बेस पे उन्होंने लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड taxonomy. So taxonomy is the classification, and what is classification? Classification is the division of organisms into groups and subgroups. ठीक है जी, ये आपके पास आ जाती है taxonomy। एक और ब्रांच है which is called systematics.
सिस्टमैटिक्स वही है 50% जो टेक्सोनमी है, क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। लेकिन एडिशनल इसमें एक पॉइंट ये है कि उनकी जब डिवीजन की जाती है ग्रुप एंड सब ग्रुप्स में, तो उसके साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाती है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बेटा किसको कहते हैं? दौरे इर्तिका को। जब से दुनिया स्टार्ट हुई तब से जो लिविंग ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं वो और आज के जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो, उनमें कुछ ना कुछ आपस में सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस तरह की ब्रांच को जिसमें हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, डिवीजन इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और उसके साथ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी बात करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टमैटिक्स। इसको रीड करते हैं आगे। द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज सिस्टमैटिक्स। ठीक हो गया जी। मेन एम क्या था इन ब्रांचेस का जिनकी अभी हमने बात की? दो मेन एम है। पहला, टू डिटरमिन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो डैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली, कि हम उनमें सेम चीज़ें देख लें, डिफरेंट चीज़ें देख लें, ताकि फिर हमें उनमें सेम चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को सामने रख के उनके बारे में डिस्कशन करना हमारे लिए आसान हो। और दूसरी बात, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म, कि उनमें देखा जाए कि उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे है। मतलब कि वो दौरे इर्तिका शुरू से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जो आज से कई साल पहले थे या कई हज़ार साल पहले थे, क्या उनका रिलेशन आज के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है कि नहीं, उस चीज़ को देखा जाता था। अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं तो देखिए, आज अगर आपको एक क्रोकोडाइल नज़र आता है, अगर आप उस क्रोकोडाइल को 2 मिनट अपने माइंड में इमेजिन करें और उसी क्रोकोडाइल को अगर आप सपोज़ करें कि आपने उस क्रोकोडाइल को पकड़ा, उसे खड़ा कर दिया, अभी तो वो लैंड पे मतलब कि पानी के अंदर होता है, उसे आपने ऐसे, वो एक्स एक्सिस पे पानी पे है, आप उसे खड़ा कर दें, लाइक ऐसे खड़ा करने के बाद आप उसकी टेल को लॉन्ग कर दें। आपने सोचना है ना इस चीज़ को, उसके जो हैंड और फीट उनको आप लंबा कर दें तो आपको एक डायनासोर की शक्ल में एक ऑर्गेनिज़म नज़र आएगा। तो देखिए, आज से कई हज़ार साल पहले डायनासोर हुआ करते थे। तो डायनासोर का काफ़ी हद तक जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आज का जो लिविंग ऑर्गेनिज़म क्रोकोडाइल है कह लीजिए, या उसके अलावा हम एलिगेटर कहते हैं कह लीजिए, उनसे काफ़ी हद तक रिलेट करता है, काफ़ी हद तक हमें दिखने में सिमिलर लगता है, लेकिन उनमें बहुत सी डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। तो बेटा, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का एक बेनिफिट था। जब डिस्कशन करी गई, इस डिस्कशन को देखा गया, तो हमें पता चला कि बहुत सी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ हैं आज के और आज से कई हज़ार साल पहले जो ऑर्गेनिज़म मौजूद थे उनके। और इन्हीं डिस्कशंस को देखकर हमने ये बातें स्टार्ट की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, चैप्टर के स्टार्ट में पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका बायोडाइवर्सिटी का था, दूसरा मैंने आपको एमसीक्यूज़ बताया था, फ्लोरा फौना, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन और एज आ एमसीक्यूज़ है। उसके अलावा आगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन और एम्स में से आपके पास टॉप का सारा पैराग्राफ एज अ एमसीक्यूअल फॉर्म है, यानी एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने याद करना है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन का जो पैराग्राफ है उसमें आपने टेक्सोनमी और सिस्टमैटिक्स का शॉर्ट याद करना है, और एम्स ऑफ दीज ब्रांचेस का अलग से शॉर्ट याद करना है। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज का हमारा डे 1 का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, आज और अभी अब हम डे 2 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटा, इसको समझने के लिए सबसे पहले वर्ड क्लासिफिकेशन पे आपको गौर करना पड़ेगा। इस वर्ड से रेलिवेंट हमने पीछे 2 ब्रांचेस की डिस्कशन की थी। द फर्स्ट इज़ सिस्टमैटिक्स एंड द सेकंड इज़ टेक्सोनमी। आपको याद होगा हमने टेक्सोनमी के अंदर ये कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और अगर उनके साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी पढ़ा जाए, उन्हें परखा जाए, तो उस ब्रांच को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो आज इसी टॉपिक से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन जिन ऑर्गेनिजम्स की हम करते हैं उनकी बेसिस क्या है, मतलब उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है या उनमें क्या इम्पॉर्टेंस हो सकती है। तो उस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि हम जिन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ देखते हैं। सिमिलरिटीज़ का मतलब कि उनके अंदर क्या चीज़ें कॉमन हैं, क्या चीज़ें सेम हैं।
तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम ये देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। लिटरली जो चीज़ उनमें सिमिलर होनी चाहिए वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या क्या खसूसियात हैं जो उनके अंदर कॉमन हैं, सेम हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बात याद रखनी पड़ेगी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी यहाँ पे हम बात डिस्कस करने लगे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो उनके बारे में मैंने ये लिखा है कि मीट एट सम पॉइंट इन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से कहीं ना कहीं आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। यानी जिस तरह मैंने आपको जो डे 1 का लेक्चर था उसमें क्रोकोडाइल की एग्जांपल दी थी या एलिगेटर की, कि कैसे आप उसको रिजेंबल करते हैं डायनासोर से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस मैंने आपको उसकी रिजेंबलनेस बताई थी। इसी तरह यहाँ पे बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो पीछे से किसी न किसी पॉइंट पे मीट करती है, मिलती है, जिस वजह से आज हम उनके जो आपस में उनकी बेसिस हैं वो देख सकते हैं कि उनके आपस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैच करते हैं। और इसके अलावा एक बात ये भी मैं आपको बता दूं एडिशनल, कि आज के ज़माने में मॉडर्न इरा में यानी मॉडर्न साइंसेस में हम ये काम करने के लिए एक ब्रांच का यूज़ करते हैं बायोलॉजी की, विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। इट इज़ दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यकीनन आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये ब्रांच रीड भी की थी, याद भी की थी, और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जीन की बेसिस पर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच को यूज़ करके ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ जीन्स हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कई साल पहले, यानी अगर आज एक ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल, तो आज से कई हज़ार साल पहले अगर हमें ट्रेसेस मिल जाएं ज़मीन के नीचे से किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कि रिजेंबल करता होगा, तो उनके जीन्स की स्टडी को कर उनकी जीन्स की मैचिंग करके हम ये पता कर सकते हैं कि आज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज से कई साल पहले कैसे थे, ठीक है। इसी रिजेंबलनेस की बेसिस पर आज हम क्रोकोडाइल को डायनासोर्स के साथ रिजेंबल करते हैं, क्योंकि जो कुछ ट्रेसेस हैं साइंटिस्ट को सॉइल में से मिले, ठीक है जी, और उनकी स्टडी की गई और इस बेसिस पर हम ये बात करते हैं। तो आइए पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक हम रीड कर लेते हैं जी। पेज नंबर 33। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगेस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड सच रिलेशनशिप इज़ गॉट थ्रू सिमिलरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो सिमिलरिटीज़ हैं उनकी बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स को देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary history, कि वो अपनी evolutionary history में किसी ना किसी point पे जाकर meet करते हैं, match करते हैं। However, some organisms are more closely related than others, कि वो एक दूसरे से बहुत करीब से बहुत क्लोज ही रिजेंबल करते हैं। आइए एक एग्जांपल बुक पे देखते हैं, जो बुक वाले ने मेंशन किया वो ये है कि स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स। ये बात आपको यकीनन समझ आ गई हो कि स्पैरोज जो हैं वो पिजन से और वो इंसेक्ट से काफ़ी एक दूसरे से ये रिजेंबल करते हैं, मिलते हैं। इट मीन्स डैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, कि इनकी आपस में कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आपस में मैच करती है। When biologists classify organisms into group and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development, यानी उनके एक्सटर्नल फिज़िक, इंटरनल स्ट्रक्चर और स्पेसिफिकली उनकी जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। जैसे अगर हम बात ह्यूमन बीइंग की करें तो ह्यूमन बीइंग जो बेबी बॉर्न होता है उसके 9 मंथ्स का पीरियड होता है, यानी 9 मंथ्स के अंदर जो है वो बेबी की रिप्रोडक्शन पूरी होती है। तो उस रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं कि पहले जो ह्यूमन बीइंग यानी बेबी पैदा होगा उसका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बनने में कितने दिन लगेंगे, कैसे हार्ट बनता है, कैसे ब्रेन बनता है, कितने डेज़ में, कितने आवर्स में, इस तरह करके ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी जो है वो देखी जा सकती है। Modern genetics proved another type of information to taxonomists. The similarities and differences in the DNA of two studied organisms can be used
फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। यानी जीन्स की बेस पर आप उनको टोटली डिस्कस कर सकते हैं। और आपको पता है जीन से पहले जो यूनिट होता है, मतलब जीन जो है वो लास्ट यूनिट होता है सेल का, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। लेकिन इससे पहले जो है वो एक और स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड डीएनए। ठीक है जी, डीएनए को कहते हैं हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपने यकीनन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुना होगा कि इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए टेस्ट करवा कर ये क्लैरिफाई हो सकता है कि अगर एक क्रिमिनल है, उसने एक मतलब कि किसी को किल किया है, तो उसके हैंड प्रिंट्स यानी हाथ के जो प्रिंट्स हैं वो उस मटेरियल के ऊपर होंगे या उस टूल के ऊपर होंगे जिससे उसने किल किया था। तो उसी टूल के ऊपर से उसके हैंड प्रिंट्स निकाल के और उसके हैंड का जो डीएनए मैचिंग है वो करके ईज़िली जो है ये पता किया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल फीचर है, एक्सटर्नली आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनली भी जो है वो डीएनए मैचिंग करके ये बात पता की जा सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं आगे, इसी स्टेप को आगे लेकर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है जी, टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या चीज़ है जी? टेक्सोनोमिक हायरार्की असल में ऑर्गेनिजम्स को जब हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो हमने बताया कि ग्रुप्स में डिवीजन को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन, जिसको हमने टेक्सोनोमी कहा। और उसी टेक्सोनोमी से एक वर्ड निकला टेक्सोनोमिक। तो बेटा टेक्सोनोमिक असल में क्या है कि जब ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करते वक्त हम ऑर्गेनिजम्स को उस वक्त एक नाम दे देते हैं विच इज़ कॉल्ड टेक्सा। और ये टेक्सा असल में क्या है? ये टेक्सा असल में आगे जाके एक लैडर बनाता है। लैडर का मतलब एक सीढ़ी बनाता है। जिस तरह आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में आपने एक टॉपिक पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आपने पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की, फिर एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की, फिर मोलेकुलर लेवल की बात की। यानी स्टेप बाय स्टेप आप जो थे वो नीचे सब एटॉमिक पार्टिकल से स्टार्ट हुए और बायोस्फीयर लेवल तक गए थे। तो वहाँ पे भी एक लैडर था कि स्मॉलर टू हायर आप क्या किए थे, मूव किए थे, और आपने हर एक स्टेप की डिस्कशन की थी। इसी तरह जब ऑर्गेनिजम्स को टेक्सोनोमी के थ्रू ग्रुप या सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है तो हम उसको नाम देते हैं टेक्सा, और वो एक लैडर के तौर पे तैयार होता है, मतलब एक सीढ़ी बन जाती है स्टेप बाय स्टेप, और उन स्टेप्स को हम असल में नाम देते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। बात समझ आ रही है? और ये टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो कुछ वर्ड्स पे डिपेंड करती है, जो मैंने इधर अभी तो सिंगल अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, अभी मैं इनको कंप्लीट भी करता हूँ। इधर के का मतलब बेटा है किंगडम। ठीक है जी, के का मतलब क्या है? किंगडम। P स्टैंड फॉर फाइलम, C स्टैंड फॉर क्लास, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, F स्टैंड फॉर फैमिली, G स्टैंड फॉर जीनस, S स्टैंड फॉर स्पीसीज। ठीक है, या स्पीसी, S लगा दें तो कोई बात नहीं। बेटा अब इधर अगर हम पहले वर्ड किंगडम से स्टार्ट करें तो कीप इन योर माइंड वेरी वेल अबाउट डैट कि मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी का तो मैंने आपको 5 ग्रुप्स के बारे में यकीनन बताया था। द फर्स्ट इज़ प्रोकैरियोट्स, द सेकंड इज़ प्रोटिस्ट्स, द थर्ड इज़ फंजाई, द फोर्थ इज़ एनिमलिया एंड द फिफ्थ इज़ प्लांटी। तो बेटा वो जो 5 ग्रुप्स थे, असल में दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उन तमाम को उठा के ग्रुप प्लांटी में रख दिया गया। जितने भी एनिमल्स हैं उनको कंबाइन करके ग्रुप एनिमलिया में रख दिया गया। इसलिए इसी तरह जितने फंजाई हैं वो तमाम के तमाम ग्रुप फंजाई में आ गए। तो बेटा ये जो 5 ग्रुप्स हैं असल में उन ग्रुप्स को हम नाम देते हैं किंगडम। तो हम कहते होते हैं कि हमारे पास असल में कितनी किंगडम्स हैं? 5। अब जितने मैंने नाम लिए हैं उनके पीछे आप किंगडम लगा दीजिए। किंगडम प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी। तो इस तरह ये आपके पास जो लैडर है उसका फर्स्ट स्टेप किंगडम से है। अब ये पूरा लैडर जो है ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। किंगडम इज़ रिलेटेड टू फाइलम, फाइलम इज़ रिलेटेड टू क्लास, क्लास इज़ रिलेटेड टू ऑर्डर, ऑर्डर इज़ रिलेटेड टू फैमिली, फैमिली इज़ रिलेटेड टू जीनस एंड जीनस इज़ रिलेटेड टू स्पीसीज। लेकिन अभी तो ये सिंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। किंगडम जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो बादशाहियत को कहते हैं, लेकिन जब आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो जब इनके आगे ब्रैकेट में लाइंस लिखी है तो उनको प्लूरल फॉर्म में लिखा गया। उसको अभी हम रीड कर लेते हैं ताकि हमें वो समझ आ जाए।
अब इस टेक्सोनॉमिक हायरार्की में अगर आप एक चीज़ गौर करें तो मैंने ब्लू मार्कर से इनको हाईलाइट किया था, जो पहले मतलब 5 जो ऑर्डर थे मेरे पास, 5 जो मेरे पास जो टेक्सा थे उनको मैंने इस फॉर्म में लिखा, लेकिन जो लास्ट हुआ मैंने उनको एक स्पेसिफिक ब्लॉक में लिया हुआ है और उस ब्लॉक के अलावा उन्हें मेंशन किया हुआ है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो आखिरी 2 अब आपके पास टेक्सा होते हैं, जीनस और स्पीसीज़, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो इस पूरे टेक्सोनॉमिक हायरार्की में जो चीज़ आपने असल में याद करनी होती है ऑर्गेनिज़म के बारे में, वो जीनस और उसकी स्पीसीज़ होती है, जीनस और उसकी स्पीसी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टेबल दिया गया आपकी बुक में गिवन है, जो कि असल में एक मतलब कि एनिमल यानी ह्यूमन के बारे में लिखा गया है, और दूसरी तरफ जो है वो पी यानी एक प्लांट की एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्लासिफिकेशन की गई है। आपने उसको टोटल याद करना है, लेकिन उसके बाद जब भी इस तरह का टॉपिक टेक्सोनॉमिक हायरार्की का आपके सिलेबस में आएगा, उसमें ज़्यादातर आपने जीनस और स्पीसी को याद करना होता है, ठीक है जी। तो आइए इसको एक एक करके हम बुक में से रीड भी कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि इससे रेलिवेंट जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल एज अ एनिमल के तौर पे आई है, एनिमल में हमने एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की ली है, और इसी तरह प्लांट के अंदर हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो किसकी ली है? पी मीन्स मटर, ठीक है जी। आ जाइए पेज नंबर 33, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सा, singular taxon. The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. All organisms are divided into 5 kingdoms, ठीक है, जितने जानदार हैं जिनको पीछे आपने 5 ग्रुप्स कहा था। सो किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सॉन। तो इस दफ़ा हम ऊपर से नीचे चलेंगे। किंगडम मैंने आपको पहले बताया बादशाहियत को कहते हैं, ये सबसे बड़ा, और चलते चलते हम नीचे तक जाएंगे, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइड टू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वे। तो फॉलोइंग वे को देखकर हम देखते हैं कि किंगडम से छोटा फाइलम, से छोटा क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा फैमिली एंड गो सो ऑन। तो बेटा अगले पेज पे आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, पेज नंबर 34 पे, कि फाइलम डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई और ऑनवर्ड लिखा है। ऊपर उन्होंने किंगडम मेंशन नहीं की हुई क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है किंगडम 5 हैं, 5 किंगडम्स हैं। अगर वो ऊपर किंगडम लिख देते तो उनको फिर सारी किंगडम्स के हवाले से इस जो टैक्सा लिखा हुआ है प्रॉपर एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की, वो 5 दफ़ा कॉपी करना पड़ता। तो उन्होंने सिर्फ ब्रैकेट में लिख दिया डिवीजन ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई, यानी प्लांट्स और फंजाई से रिलेटेड ये लिखा हुआ है। बेटा इसको आपने ख़ुद जो है वो रीड आउट कर लेना है। अब मैं टेबल 3.1 जो है उसकी तरफ आने लगा हूँ, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और एज अ एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है जी। आइए इसे देखते हैं। आपने लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको हेडिंग नज़र आएगी टैक्सा की, जो रेड कलर से मेंशन है, वाइट कलर से एक जगह ह्यूमन लिखा हुआ और एक जगह पी लिखा हुआ है। तो आप टैक्सा में देखें सारे टैक्सा लिखे हुए हैं, एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनी हुई है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पे किंगडम है, फिर फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज़ है। तो आइए पहले हम सिर्फ ह्यूमन की डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ह्यूमन किस किंगडम में है? किंगडम एनिमलिया, ठीक है जी। इसका फाइलम क्या है? कोरडेटा। क्लास क्या है? मैमलिया। ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। फैमिली क्या है? होमिनिडी। जीनस क्या है? होमो। और स्पीसीज़ क्या है? एच सेपियंस। इधर एच का मतलब होमो ही है, यानी होमो सेपियंस। यानी आपसे कोई पूछे जी कि ह्यूमन स्पीसी का नाम साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप कहेंगे जी होमो सेपियंस। अब ये वर्ड साइंटिफिक नेम का मतलब क्या है, तो अगर आपको याद होगा तो इसी बुक बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में आपने 2 साइंटिफिक नेम पढ़े थे, एक फ्रॉग का और एक मस्टर्ड प्लांट का, ऐसे ही है, ठीक है जी। तो इसी तरह ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। आइए इसी तरह पी को रीड कर लेते हैं। किंगडम पी की कौन सी है? प्लांटी। फाइलम क्या है? मैग्नोलियोफिटा, इसको मैग्नोलियोफिटा पढ़ेंगे। क्लास क्या है? मैग्नोलियोप्सीडा। ऑर्डर क्या जी? फैबेलस। फैमिली क्या है? फैबेसी। जीनस क्या है? पाइजम। और स्पीसीज़ का नाम क्या है? पाइजम स्टीवम। पाइजम स्टीवम।
तो बेटा इस तरह ये आपके पास जो है ये एक टेबल अवेलेबल है जिसके अंदर आपको ह्यूमन और पी की जो है वो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन बता दी गई हैं कि कैसे इन्हें टैक्सोनॉमिक हायरार्की के तौर पर डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। इसी तरह नीचे एक ब्लू कलर की उन्होंने लाइन मेंशन किया कि आप इंटरनेट को यूज़ करके फंगस और बैक्टीरियम इनके भी आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप अपने तौर पे काम करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, इसको आप एक दफ़ा ज़रूर परफॉर्म करिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट पे कहा कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ज़्यादातर ये टेबल तो आपने याद कर लिया, इसके अलावा मोस्टली चांसेस जो आगे आपको एज MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो ये होंगे कि आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। द फर्स्ट इज़ जीनस एंड द सेकंड इज़ स्पीसी। तो बेटा जीनस से मुराद आप यहाँ पे ज़रूर ले सकते हैं कि ये जीन की बात है एक हिसाब से, ठीक है, जिसको हम जेनरा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं बुक में जेनरा लिखा हुआ है, इसका प्लूरल। अब जो बात स्पीसीज़ की है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस हवाले से हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्पीसीज़, ठीक है। और आपने जैसे देखा कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की का जो लार्जेस्ट टैक्सा था या टैक्सॉन था लार्जेस्ट, वो किंगडम था। तो स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कौन है? स्पीसीज़। तो इस वजह से हमने ये कहा कि स्पीसीज़ इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि यूनिट का मतलब क्या है कि ये सबसे छोटा है, ठीक है जी। जैसे आपके पास कोई भी स्टेट है मैटर की तो आप उसका यूनिट क्या लेते हैं? एटम, क्योंकि एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे स्पीसीज़ जो है वो यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब सवाल यह है कि स्पीसीज़ है क्या? मैंने शायद जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट डे का लेक्चर था, उसमें आपको स्पीसीज़ की डेफिनेशन रीड करके बताई थी। आज ये रिटन फॉर्म में है तो आइए इसे पढ़ लेते हैं और इसे समझते हैं कि व्हाट इज़ स्पीसी। स्पीसीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये असल में ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप होता है विच कैन इंटरब्रीड। बेटा इंटरब्रीड का मतलब होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी ऐसी प्रोडक्शन जो जिसके अंदर सेक्स होना ज़रूरी है, यानी जिसमें मेल प्लस फीमेल यानी मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि स्पीसीज़ ऐसे ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, अपनी ही इनहेरिटेंस में, अपनी ही नस्ल में, और प्रोड्यूस करते हैं एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग को अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो आप कह लीजिए एक हिसाब से बेबी, ठीक है जी। जैसे आप ये देखिए, एक मेल रैबिट है, एक फीमेल रैबिट है, दोनों रैबिट हैं, दोनों एक ही जनरेशन, एक ही नस्ल से हैं, दोनों क्या करेंगे? आपस में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेंगे यानी इंटरब्रीड, और इंटरब्रीड करने के बाद उनसे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी एक बेबी आ जाएगा, ठीक है जी। वो एक अलग बात है कि इनका टाइम पीरियड, हर एक स्पीसी का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ह्यूमन को तकरीबन कमोबेश 9 मंथ्स लगते हैं। इसी तरह जो रैबिट है उसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी जिसमें बेबी प्रोडक्शन हो जाती है और बेबी आ जाता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसका 30 से 32 डेज़ है। इस तरह हर एक स्पीसी का डिफरेंट है। तो यकीनन ये आपको ये बात समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ स्पीसी। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आ ह्यूमन स्पीसी, कि एक सिर्फ ह्यूमन की स्पीसी, अ कैट स्पीसी, ठीक है जी, अ डॉग स्पीसी एटसेट्रा। इस तरह यानी दुनिया के जितने भी ह्यूमंस हैं, दुनिया के, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, ठीक है, ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जितने भी ह्यूमंस हैं वो तमाम के तमाम ह्यूमंस जो हैं वो एक ही स्पीसी कंसिस्ट होगी, और सॉरी एक ही स्पीसी कंसीडर होगी, इट इज़ ह्यूमन स्पीसी, ठीक है। इसी तरह दुनिया में जितनी कैट्स हैं वो सारी की सारी मिलके एक ही स्पीसी बनाएंगी, हम उसे कहेंगे कैट स्पीसी। चाहे उसका कलर कुछ भी हो, फिजिकल अपीयरेंस डजेंट मैटर, ठीक है, किसी का कलर ब्राउन है, किसी का कलर ब्लैक है, वाइट है, डजेंट मैटर, ठीक है, वो एक पूरी की पूरी एक स्पीसी है। तो बेटा ये जो मैंने अभी आपको स्पीसीज़ के बारे में बताया, असल में ये जो प्रोसीजर होता है एक्चुअली इट इज़ अ नेचुरल क्रॉसिंग। नेचुरल क्रॉसिंग का मतलब यह है कि ये कुदरती तौर पे ये काम होता है, और ये आज 1-2 दिन पहले का नहीं है, जब से ज़िंदगी स्टार्ट हुई ह्यूमंस की तब से ये क्रॉसिंग चलती आ रही है। और इसके साथ नेचुरल का वर्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कुदरती तौर पर है, ठीक है जी। इसी से रेलिवेंट एक और बात है कि ये तो वो काम है जो कि कुदरती तौर पे नेचुरली हो रहा है, लेकिन एक और काम है जो कि इस दुनिया में आके ह्यूमंस ने करवाया, विच इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आर्टिफिशियल ब्रीडिंग क्यों करवाई जाती है?
देखिए आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में होता ये है कि हम एक स्पीसी एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं उसमें से, और एक दूसरी स्पीसी में से एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आपस में काफ़ी हद तक मैच करती हैं, और उनकी रिप्रोडक्शन आपस में करवा देते हैं, यानी उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देते हैं। ठीक है, जिस तरह आपकी बुक में एक एग्जांपल है म्यूल। म्यूल वो ऑफस्प्रिंग है जो कि आएगा, ठीक है जी, लेकिन वो आता कैसे है? उसके लिए एक मेल डोंकी लिया जाता है और एक फीमेल हॉर्स ली जाती है। अब देखिए डोंकी की अलग स्पीसी है, हॉर्स की अलग स्पीसी है, इन दोनों को लिया जाता है, इनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाती है। रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑफस्प्रिंग आता है वो 50% उसमें करैक्टर डोंकी के होते हैं, डोंकी के 50% हॉर्स के होते हैं। तो आने वाला ऑफस्प्रिंग जो है वो होता है म्यूल। अब इस म्यूल को अगर आप बुक पे इसकी डायग्राम को देखें तो फिजिकली अपीयरेंस के तौर पे आपको ये डोंकी की तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन बेटा इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसमें जो इसकी चलने की सलाहियत है वो बड़ी फास्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर 50% करैक्टर हॉर्स के हैं, फीमेल हॉर्स, घोड़ी के। ठीक है जी, और आपको पता है जो हॉर्स होती है उसका काम ही क्या है? तेज़ भागना, रन करना, या तेज़ चलना आप कह सकते हैं। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग की आपस में रिप्रोडक्शन हुई है ये असल में आर्टिफिशियल है, ये कुदरती तौर पर नहीं होती, ये ह्यूमन बींग्स करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इस म्यूल का ह्यूमन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था किसी ज़माने में कह लीजिए, या आज तो वैसे मॉडर्न साइंसेस या मॉडर्न इरा है, मशीनरी टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए, लेकिन अभी भी जो लेबर कम्युनिटी है, जो कि मज़दूर वगैरह होते हैं, वो अपना बहुत सा मटेरियल जो है वो इस म्यूल के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इसको चलने में ये हॉर्स की तरह फास्ट होती है, और इसके अंदर करैक्टर्स जो हैं वो डंकी के भी होते हैं, डोंकी के, कि ये वफ़ादार होती है, ज़्यादा देर काम करती है। डोंकी भी ऐसे ही होता है, काम करता रहता है, करता रहता है। ठीक है जी, तो मैंने इसके बारे में यहाँ दो बातें लिखी हैं। पहली ये कि आप दो ऑर्गेनिजम्स लेंगे जो रिलेट करेंगे एक दूसरे से, यानी जिनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो एक दूसरे से कुछ पॉइंट तक मैच करेगी, और ये डिफरेंट स्पीसीज़ होंगी जिनका आपस में हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे। दूसरा, इससे आने वाला ऑफस्प्रिंग इनफर्टाइल होगा, जबकि हमने यहाँ पे पढ़ा था स्पीसीज़ में कि ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होता है। और इस तरह की जो क्रॉसिंग है इसको मैंने आपको बता दिया आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं। इसके एग्जांपल में मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास एक मेल डोंकी होगा, उसके साथ आप क्या लेंगे? एक फीमेल हॉर्स, और इनकी आपस में जब रिप्रोडक्शन होगी तो इनसे आने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा उसको आप क्या नाम दे देंगे? म्यूल। ठीक है, इसको उर्दू में बेटा खच्चर कहते हैं, खच्चर। ठीक है जी, आइए स्पीसीज़ के बारे में रीड करते हैं। Species the basic unit of classification. Species the basic unit of classification. A species is a group of organisms which can interbreed freely among themselves and produce या fertile offsprings. ठीक है जी, यहाँ तक ये प्रॉपर डेफिनेशन है, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, एक दो लाइन्स हैं नीचे, उन्हें आप रीड कर लीजिएगा। अब आप जब नेक्स्ट पेज पे आते हैं 35 पे, तो उसके टॉप पे एक आपको इस तरह जो है ऊपर से नीचे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो बेटा ये वही है जो आपने पिछले पेज पे सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन के बारे में पढ़ा था, इधर उसको दोबारा उन्होंने कॉपी कर दिया। ठीक है जी, नीचे आ जाइए, उसके नीचे इन द definition of species we must emphasize in nature because 2 organisms relate to 2 different but closely related species can cross breed under artificial conditions. ठीक है, जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ पॉइंट तक रिलेट करेंगे। इन सच अननेचुरल क्रॉस, अननेचुरल का मतलब है कि कुदरती तौर पर नहीं होता, क्योंकि कुदरती तौर पर जो होता है उसे हम नेचुरल क्रॉसिंग कहते हैं, ये अननेचुरल है। ठीक है, क्योंकि इसको ह्यूमन बींग्स करवाते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग दैट इज म्यूल। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा सेकेंड डे का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमारा डे 3 का लेक्चर स्टार्ट होता है, विच इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की डिस्कशन की, उसके अलावा टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात की, और फर्दर डिस्कशन हमने स्पीसीज़ तक की। अब हम देखेंगे कि स्पीसीज़ के बाद
कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने वक्त में ये तमाम की तमाम जो किंगडम्स जिनकी हमने लास्ट टाइम बात की थी 5 किंगडम्स, उनके बारे में कैसे डिस्कशन हुई और कैसे कैसे वक्त के साथ साथ इनमें मज़ीद इम्प्लीमेंटेशंस हुई। ठीक है जी, तो उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो हैं वो एक एंशियंट टाइम के एक ग्रीक फ़िलासफ़र हैं, ग्रीक फ़िलासफ़र यानी यूनानी फ़लसफ़ादान, ठीक है जी, जिनका नाम है अरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहले जो थी वो प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्कशन की थी, यानी इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन की और उसके बारे में बुक भी लिखी। ठीक है जी, इसके बाद इन 70s मतलब उसके बाद 70s में एक साइंटिस्ट आए जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उनके नाम से पता चल रहा है अबू उस्मान उमर अल जाहिज़। अल जाहिज़ जो थे ये असल में ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने कमोबेश 350 स्पीसीज़ के बारे में लिखा, यानी 350 डिफरेंट स्पीसीज़ के बारे में लिखा। क्या लिखा? असल में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा, उनकी खसूसियात के बारे में लिखा, जिनमें मोस्टली जो मतलब स्पीसीज़ थी वो एनिमल्स की थी, यानी जानवर। और इनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ जो था डिटेल के साथ एंट्स के बारे में भी लिखा था, चींटियों के बारे में। ठीक है जी, इसके बाद 1172 में एक और मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनका नाम इब्ने रुश्द था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरिस्टोटल की जो किताब थी उसकी ट्रांसलेशन की अरेबिक लैंग्वेज में। अब जो अरिस्टोटल थे उनकी जो बुक थी, असल में उनकी जो बुक थी उनका नाम था डी एनिमा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ऑन द सोल कहा जाता था। उस बुक की जो ट्रांसलेशन थी वो इब्ने रुश्द ने अरेबिक लैंग्वेज में की। तो बेटा ये कुछ साइंटिस्ट थे जो कि आप कह लीजिए इम्पॉर्टेंट थे, जिनके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल के साथ आपको बताने की कोशिश की। बाकी जो 15th सेंचुरी के कमोबेश साइंटिस्ट के बारे में मज़ीद आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसको हम वहीं पे रीड करते हैं ताकि हमें उनके बारे में समझ आ जाए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ऑर्गेनिज़म्स के बारे में क्या क्या किया। तो आइए इन्हें रीड करके इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जी पेज नंबर 36 है आपके पास स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। The earliest known system of classification of organisms come from the Greek philosopher Aristotle. He classified all living organisms known at that time as either in the group of Plantae or Animalia, जिसको आप प्लांट्स और एनिमल्स कहते हैं। ठीक है जी, और आपने ये बात अभी पिछले लेक्चर में भी सुनी थी कि मैंने आपको बताया था कि आज दुनिया के जितने ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हमने 5 ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में, या कह लीजिए कि 5 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन अब सवाल यह कि 5 किंगडम्स बनी कैसे, उनकी डिस्कशन के लिए हम जा रहे थे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में याद रखिए कि दुनिया के जितने ऑर्गेनिज़म्स थे उस वक्त के, उनको अरिस्टोटल ने 2 तरह के बड़ी किंगडम्स कह लीजिए या 2 तरह के उस तरह के ऑर्गेनिज़म्स कह लीजिए, उनमें डिवाइड करके रख दिया, विच इज़ प्लांटी एंड एनिमलिया। इसके बाद इन 70s अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ described the characteristics of 350 species of animals in his book. He wrote a lot about the life of ants. ठीक हो गया जी। In 1172 इब्ने रुश्द, मैंने जैसे वहाँ पे लिखा इब्ने रुश्द, translated Aristotle's book De Anima on the Soul in Arabic। और इसी तरह उन्होंने आगे बताया कि 15th सेंचुरी के कुछ साइंटिस्ट हैं, आए उनकी डिटेल के बारे में हम देखते हैं। तो 15th सेंचुरी के जो पहले साइंटिस्ट थे जिनके बारे में आपकी बुक में मेंशन किया गया है वो हैं एंड्रिया सेसल्फिनो। तो एंड्रिया सेसल्फिनो जो थे, इन्होंने क्या किया था, डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में अपने टाइम में डिवाइड किया और उनको क्या नाम दे दिया, जेनरा। इनके बाद आए जॉन रे। जॉन रे ने क्या किया, इन्होंने पब्लिश्ड इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन, यानी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पे इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट काम था उसे उसकी पब्लिशमेंट की। उसके बाद आए अगस्टस रिवियंस। इन्होंने जो टैक्सॉन था, ऑर्डर
जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उसको इंट्रोड्यूस्ड इन्होंने करवाया था। किन्होंने? अगस्टस रिवियंस। फिर आते हैं आपके पास टॉर्नीफोर्ड। टॉर्नीफोर्ड वो थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था क्लास और स्पीसीज के टैक्सा को। ठीक है, अब इधर वर्ड टैक्सा इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि 2 टैक्सॉन्स आ गए हैं। या आपको शायद पहले भी बताया होगा कि टैक्सॉन्स इज सिंगुलर वाइल टैक्सा इज प्लूरल। एंड द लास्ट इज कैरोलस लीनियस, ग्रुप्ड स्पीसीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, या कह लीजिए कि स्पीसीज को। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं ये एक कह लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप इन अ लैडर ये चलते आ रहे हैं। हमने स्टार्ट किया अरिस्टोटल से, फिर अल-जहीज़ आए, उनके बाद हमने बात की इब्न रुश्द की, और चलते हुए हम साइंटिस्ट की हमने सबकी बात की। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है वो कैरोलस लीनियस का है। क्यों? क्योंकि याद रखिए, और ये बात मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे उनमें भी आपको बताऊंगा कि कैरोलस लीनियस ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था उस वक्त जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ था, जो कि क्लासिफिकेशन की बेसिस पर बनाया गया था। इन्होंने उस सिस्टम को जब बनाया, एक तो वो पॉपुलर तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा वो पूरी दुनिया में उस वक्त स्प्रेड हो गया और बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो आइए इसको आगे लेके चलते हैं। बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोलॉजिस्ट थे वो सिर्फ प्रेफरेंस दे रहे थे उस सिस्टम को जो कि ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करे। कौन सा मटेरियल? सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का, जो कि एक ऑर्गेनिज्म में पता चल सके। According to earlier classification system, organisms were classified into 2 kingdoms, but now taxonomists agree on 5 kingdom classification system. यानी पुराने वक्तों में 2 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स दुनिया के जितने थे उनको डिवाइड कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सिस्टम अरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ, विच इज़ प्लांटी एंड एनिमलिया, विच इज़ आल्सो कॉल्ड प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन बाद में लेटर ऑन साइंटिस्ट बात पे मुत्तफिक हो गए कि भाई नहीं, 2 किंगडम सिस्टम इज़ नॉट गुड सिस्टम। सो उन्होंने बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ 5 किंगडम तक ये बात पहुंची और 5 किंगडम को सबसे बेहतरीन सिस्टम जो है वो कहा गया। आगे चलिए, वी विल सी द बेसिस ऑफ दीज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एंड द ड्रॉबैक्स इन द 2 किंगडम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। यानी पहले हम 2 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनके ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे। बेटा ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक्स का मतलब होता है गलतियाँ। इसको इंग्लिश में डीमेरिट्स भी कहते हैं, इसको डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं। यानी जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना उसमें क्या गलतियां थी जिस वजह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना। तो इसके लिए हमें पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहली बात जो मैंने इसमें राइट की वो ये कि इट इज़ एन ओल्डेस्ट सिस्टम। ओल्डेस्ट यानी ये सबसे पुराना सिस्टम था जिसमें आपके पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इनको हमने 2 किंगडम्स में क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। 2 किंगडम्स में क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, मेंशन भी किया गया था, द फर्स्ट इज़ प्लांटी एंड द सेकंड इज़ एनिमलिया। ठीक है, और इसके अलावा अदर ऑर्गेनिजम्स भी इसमें अवेलेबल थे। ठीक है, फिल वक्त मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है जी, जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की प्लांटी की तो हमें पता चला कि प्लांटी की एक प्रॉपर्टी है कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है इटसेल्फ, यानी अपना खाना खुद तैयार करते हैं, यानी प्रिपेयर देयर ओन फूड। और आप ये बेहतर जानते हैं कि प्लांट एक ही प्रोसेस है बेहतरीन जिससे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी, दैट्स वाई जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ऑटोट्रॉप्स। इसके अलावा प्लांट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि दे डिड नॉट
डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, कि प्लांट जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड नहीं करते अपने न्यूट्रिशनल मॉड के लिए या किसी भी दूसरी चीज़ के लिए, मोस्टली अपने न्यूट्रिशनल मॉड के लिए, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते थे। और भी बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे उस वक्त के जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते थे। तो जो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना प्रिपेयर कर सकते थे उनको रख दिया गया किंगडम प्लांटी में। ठीक हो गया। फिर बात आती है आपके पास किंगडम एनिमलिया की। तो बेटा किंगडम एनिमलिया ऐसी किंगडम थी जिनको हम यूँ पुकारते थे कि दे आर हेट्रोट्रॉप्स। बेटा हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर वो कैसे प्रिपेयर होगा जी, कि दे डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे। आप अगर अपनी एग्जांपल ले लीजिए, जिस तरह हम हैं, अब हमने खाना खाना है तो ज़ाहिरी सी बात है हम अपना खाना ख़ुद तैयार नहीं कर सकते। अब इसका मतलब बेटा ये बिल्कुल नहीं है कि आप किचन में जाएं, आप मीट लेकर आएँ और उसको आप बनाएं, बनाने के बाद आप खाना शुरू कर दें तो आप कहें जी ये तो हमने अपने हाथों से बना कर खाया। बेटा इसका यहाँ पे मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी के अंदर ख़ुद फूड जनरेट नहीं कर सकते। अब अगर आप मीट खाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको आप बाहर से बाय करके लाते हैं, ख़रीद कर लाते हैं, तो वो असल में एक दूसरा जानदार है। तो आप मीट पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। दैट्स वाई आपको क्या कहा जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। ह्यूमन बींग्स भी इसी एग्जाम्पल में आते हैं। और दे डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी हम जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। डिपेंड करने से क्या मुराद है कि हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर वो होंगे तभी हमें अपनी न्यूट्रिशन, अपनी खुराक मिलेगी। तो बेटा अब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स बच गए थे जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते थे, तो उस वक्त उनको उठा कर रख दिया किंगडम एनिमलिया में। तो इस तरह टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स को सेट कर दिया गया। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम ये थी कि इट इज़ नॉट वेल सिस्टम, ये सबसे बेहतरीन सिस्टम नहीं था। उसकी वजह जो पहली बनी वो थी ड्यू टू यूग्लिना। बेटा यूग्लिना असल में एक ऑर्गेनिज़म था और ये ऐसा ऑर्गेनिज़म था जो अपने अंदर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक, यानी अपने अंदर प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज़ भी रखता था और एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी रखता था। मतलब ये हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड तैयार कर सकते हैं। तो बेटा यूग्लिना का कलर होता है ग्रीन। आई थिंक सो आपके फर्स्ट चैप्टर में इसकी डायग्राम भी है, एल्स आप इसको ईज़िली जो है वो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो जो यूग्लिना है ये असल में इसका कलर होता है ग्रीन, जिस तरह प्लांट्स का होता है। तो इस वजह से यूग्लिना जो है वो डे टाइम करता है फोटोसिंथेसिस, लाइक प्लांट्स अपना फूड खुद जनरेट करता है जब तक सनलाइट होती है। लेकिन जैसे ही डार्कनेस होना स्टार्ट हो जाती है तो अब तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, यानी प्लांट लाइक काम नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, जो यूग्लिना है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या दूसरे जो मिनी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना स्टार्ट कर देता है, यानी उन पर डिपेंड हो जाता है। इस तरह इसके अंदर 50% कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो प्लांट्स की होती हैं और 50% कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एनिमल्स की होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि असल में जो यूग्लिना है वो असल में प्लांट लाइक और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो अब इस तरह का ऑर्गेनिज्म जो है वो अब ना तो प्लांट्स में एडजस्ट हो सकता था और ना ही एनिमल्स में एडजस्ट हो सकता था। इस वजह से ये कहा गया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ नॉट वेल सिस्टम, कि ये बेहतरीन सिस्टम नहीं है। तो साइंटिस्ट ने फिर सोच विचार स्टार्ट कर दी कि भाई इससे भी बेहतरीन सिस्टम हो सकता है। ठीक है जी। तो आइए पहले हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रीड कर लेते हैं जी। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. It is the oldest system and classifies all organisms into two kingdoms, that is Plantae and Animalia. According to it, all organisms that can prepare own food from simple inorganic materials and thus can store energy, और वो एनर्जी क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, are autotrophs and include in kingdom Plantae. ठीक हो गया जी। इसमें वर्ड इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि जिस चीज़ में कार्बन नहीं होगी। ठीक है। तो जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का तो उसमें एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होती है लेकिन वाटर में कार्बन नहीं होती, तो उसकी वजह से हम इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं।
On the other hand, the organisms that cannot synthesize their own food and depends upon autotrophs or others are heterotrophs and are included in kingdom Animalia. यानी किंगडम एनिमलिया लाइक ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जो या तो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करेंगे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। जैसे आप हमारी एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपको मीट की एग्जांपल दी तो वो असल में मैंने दूसरे ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्लांट्स नहीं खाते। क्या आप प्लांट से आई गई वेजिटेबल्स नहीं खाते? आप खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। उसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं आपके पास, जो सैलड वगैरह होती है, सलाद वगैरह हम बनाते हैं, ये सारे का सारा जो है ये प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉप्स है। तो असल में हम जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स इसलिए हैं क्योंकि हम एक तो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और ऑटोट्रॉप्स को भी खाते हैं। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। ये कुछ जानदारों के नाम हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, इनको उस टाइम किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। सम टेक्सोनमिस्ट्स फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल, कि ये काम नहीं कर रहा बिकॉज क्योंकि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, जिस तरह के यूग्लिना, इसके अंदर बोथ प्लांट लाइक यानी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूग्लिना का कलर भी ग्रीन होता है। एंड एनिमल लाइक मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल वॉल, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में होती है। तो इस तरह ये कुछ सिमिलरिटीज़ थी जो एनिमल और प्लांट्स की तरह थी और कुछ डिसिमिलरिटीज़ थी। कैरेक्टर्स, सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। तो अब ये सोचा गया कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो दोनों प्रॉपर्टीज़ रखते हैं यानी एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी, तो उनके लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर्स द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैव यूकैरियोटिक सेल्स। यानी प्रोकैरियोटिक मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक मीन्स आफ्टर न्यूक्लियस। आगे ये टर्म्स दोबारा आएंगी तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो बेटा इस तरह ये आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो वेल प्रूव ना हो पाया, वेल सिस्टम नहीं था। तो इसलिए एक साइंटिस्ट थे उस टाइम, एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम अर्नेस्ट हैकल था। इन्होंने एक स्पेसिफिक डेट जो कि मेंशन की गई है बुक पे 1866, इसमें 3 किंगडम सिस्टम प्रोवाइड किया। 3 किंगडम से मुराद के 2 किंगडम तो पहले था, उसमें एक और किंगडम ऐड कर दी और उस किंगडम में इस तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो कि अपने आप को प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते थे, लाइक यूग्लिना। तो इन्होंने क्या किया कि अर्नेस्ट हैकल सॉल्व द ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, और वो ऑब्जेक्शन ऐसे सॉल्व की कि ही प्रपोज्ड अ न्यू किंगडम कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा। तो इन्होंने एक नई किंगडम जो है वो वेरीफाई की या इंट्रोड्यूस की विच इज़ कॉल्ड प्रोटिस्टा। और अब प्रोटिस्टा वो किंगडम थी जिसमें एनिमल लाइक और प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें रखा जा सकता था। तो इस तरह जो आपके पास अर्नेस्ट हैकल एज अ बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि एक और किंगडम प्रोवाइड कर दी विच इज़ कॉल्ड किंगडम प्रोटिस्टा, और उस किंगडम की बेस पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जो कि किंगडम प्लांटी और एनिमलिया में फिट नहीं हो रहे थे, स्पेसिफिकली यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, उनको इन्होंने प्रोटिस्टा लाइक किंगडम के अंदर पुट कर दिया। लेकिन बेटा प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि बैक्टीरिया, फंजाई, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो थे ये अभी भी अवेल नहीं हो रहे थे, सेट नहीं हो रहे थे। तो आइए देखते हैं कि 3 किंगडम में क्या लिखा हुआ है जी। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1866, Ernest Haeckel solved the first objection and proposed a third kingdom, that is Protista, to accommodate Euglena-like organisms. He also included bacteria in kingdom Protista. इस वक्त तो इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर ही बैक्टीरिया को रख दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बैक्टीरिया में प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, एनिमल लाइक प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो फिल वक्त इसको प्रोटिस्टा में रख दिया जाए। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। फंजाई अभी प्लांटी में पड़ा हुआ था। अब अगली बात फिर वही है कि दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी अभी तक जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको मीनिंग बता दिया है कि प्रोकैरियोट्स आर दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच
डिड नॉट हैव प्रेजेंट न्यूक्लियस, यानी जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी, कुछ ने कहा कि फंजाई को प्लांटी में नहीं होना चाहिए। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, फंजाई प्लांट लाइक लगते थे काफ़ी हद तक, लेकिन वो ऑटोट्रॉप्स नहीं थे। जैसे आपने एग्जांपल सुनी होगी मशरूम, तो बेटा मशरूम जो है वो असल में एक फंजाई है, प्लांट लाइक फंजाई है, लेकिन वो ऑटोट्रॉप नहीं है। इस वजह से साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये बात गलत है कि आप जो किंगडम प्लांटी है उसमें फंजाई को फिट कर रहे हैं, क्योंकि फंजाई की वो बेसिक जो प्रॉपर्टी है फूड की वो उससे मैच ही नहीं करती। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, वो थे हेटेरोट्रॉप्स लेकिन स्पेशल फॉर्म। कैसे? डैट गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, कि वो जब किसी चीज़ पे बैठते थे तो उसमें से फूड को एब्जॉर्ब करते थे, जबकि जो एनिमल या थी किंगडम उसमें जितने भी एनिमल्स थे वो एब्जॉर्प्शन पहले नहीं करते थे, पहले वो इंजेशन करते थे, मतलब खाने को अंदर लेते थे, फिर उनकी स्टमक में जाके डाइजेशन होती थी, खाना टूटता था, ठीक है, और फिर एब्जॉर्प्शन होती थी। लेकिन फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स जो थे, या कह लीजिए फंजाई थे, वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करते थे। इस वजह से फंजाई को कहा गया कि ये स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स हैं, इस वजह से ये भी फिट नहीं हो सकते थे इन तीनों किंगडम्स में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, दे डू नॉट हैव सेलुलोज, जबकि सेलुलोज जो है ये प्लांट के अंदर पाई जाती थी, फंजाई में नहीं थी। इन देयर सेल वॉल रादर पोजेसेस काइटिन। अब काइटिन क्या है? ये एक असल में केमिकल है जिससे फंजाई की सेल वॉल बनी हुई है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी हुई है। तो इन डिफरेंसेस की वजह से ये माना गया कि जो फंजाई है ये अभी कहीं पे भी पुट नहीं हो रही थी 3 किंगडम में। और दूसरी बात कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस सॉल्व नहीं हो रहा था। इस वजह से 3 किंगडम्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, लाइक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसको बेहतरीन सिस्टम प्रपोज नहीं किया गया। लेकिन ये सिस्टम फर्दर मोर आगे चला, और फिर चंद सालों बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ बातें की जिसकी वजह से हम अगले टॉपिक पे जाएंगे, विच इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो डे था जिसको मैंने मेंशन किया हुआ डे 3, उसका लेक्चर आज यहीं तक था। थैंक यू।